Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. So let's continue with the next part of MCQ series, and today we will discuss the MCQs of depreciation. Depreciation एक important topic है. Depreciation का basic meaning होता है कि जब भी किसी fixed asset की value decline हो जाती है due to wear and tear या फिर due to passage of टाइम के बीतने के बाद या फिर उसको यूज करने के बाद जो भी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, रिड्यूस हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है, बाकी हम एमसीक्यूज की हेल्प से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन. तो डेप्रिसिएशन कौन से गुड्स पे चार्ज की जाती है? स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं, करंट एसेट्स जी नहीं, फिक्स्ड एसेट्स एग्जैक्टली फिक्स्ड एसेट्स है इसका राइट आंसर. लिक्विड एसेट्स बिल्कुल नहीं. तो जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होती है, सच एज प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग जाता है. ठीक है, सो स्टॉक ऑफ गुड्स ये एक करंट एसेट है, लेकिन डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, करंट एसेट्स पे नहीं होता. तो सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट कम्स ऑब्सोलेंस टर्म इज ड्यू टू. ऑब्सोलेंस टर्म का क्या मतलब है? ऑब्सोलेंस कैसे होती है? देखिए, ऑब्सोलेंस का मतलब भी होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो भी हम पहले से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका बेटर वर्जन हमें मिल गया. मींस अगर हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो हर कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी लाइक परचेज करता है. ठीक है, तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी. जैसे आज के टाइम में कलर्ड टीवी हैं, एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, तो फिर जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसकी डिमांड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू डाउन हो गई, ऑब्सोलीट हो गई. तो ऑब्सोलेंस क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट. जब किसी इक्विपमेंट की क्वालिटी सुपीरियर हो जाएगी या उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, तब ऑब्सोलेंस टर्म को यूज करते हैं. ठीक है, सो सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड. While charging the depreciation on the fixed assets by the straight line method, the value of assets is taken into consideration is. देखिए, जो डेप्रिसिएशन है ना, इसको चार्ज करने के दो मेथड्स हैं. एक है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा है WDV मेथड. WDV इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसी का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी इसी को बोलते हैं एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसी को बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, वो कहते हैं कि जब किसी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे विद द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो जो एसेट की वैल्यू है वो कौन सी कंसिडर की जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू, डिमिनिश वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू? तो इसका राइट आंसर है ओरिजिनल वैल्यू. देखिए, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? जिस भी प्राइस पे हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू. तो जो डेप्रिसिएशन है विद द स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज होती है, डिमिनिश वैल्यू पे भी नहीं होती, मार्केट वैल्यू पे भी नहीं एंड बुक वैल्यू पे भी नहीं. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. While charging the depreciation on fixed assets by reducing balance method, तो ये दूसरा मेथड है, reducing balance method, the value of the assets is taken into consideration. तो कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे? देखिए, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में होती है, तो ये गलत ऑप्शन है. सेकेंड इज डिमिनिश्ड वैल्यू, हाँ जी, यही हमारा राइट आंसर है, फोर्थ का बी. अब देखिए कैसे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एसेट परचेज की जिसकी वैल्यू है 10,000 एंड उस पर डेप्रिसिएशन है 10%. तो 10,000 की 10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मींस 1,000 हो गया. ठीक है, अब इस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 9,000. अब देखिए, जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है ना, वो 9,000 पे होगी, 9,000 एट द रेट 10%. ठीक है, तो 9,000 का 10% 900 आ गया, तो बाकी उसकी कितनी वैल्यू बची? 8,100. तो अब जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, वो किस पे होगी? 8,100 पे होगी. ठीक है, दैट इज 810. समझ गए? ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसमें क्या होता है
कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, पहले 10,000 थी, उसके बाद 9,000 एंड उसके बाद 8100 हो गई, ठीक है। एंड जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स्ड रहती है, ओके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमिनिशिंग वैल्यू। क्वेश्चन क्या था कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए, तो कौन सी वैल्यू को हम एसेट की कंसिडर करेंगे, तो हम डिमिनिश्ड वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th, द अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, द अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, इट डू नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस स्क्रैप वैल्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब देखिए जितनी भी हमने एक एसेट पे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो हमें कैसे पता चलेगी, जितनी भी उस एसेट की कॉस्ट थी एंड जो भी उसका स्क्रैप बचा, जो भी बाद में लाइक डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद जो एंड पे वैल्यू बचती है स्क्रैप, ठीक है। तो जितनी कॉस्ट थी एसेट की उसमें से अगर हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो भी बैलेंस होगा वो क्या है, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एसेट थी ₹1 लाख की, ठीक है, ये एसेट की कॉस्ट है एंड इसके जो स्क्रैप वैल्यू हमें पता चली कि हमने इसको एंड पे सेल किया स्क्रैप में 5,000 का, तो जो 95,000 है वो क्या हो गया, वो डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जितनी भी एसेट की वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा इतना डेप्रिसिएशन इस पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 6th, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो किसी भी एसेट की वैल्यू के डाउन होने में क्या मेजर रीजन होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, डिक्रीज और इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से डेप्रिसिएशन नहीं होती है, ठीक है, उससे एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है या कम हो सकती है। कॉस्ट ऑफ एसेट, सिर्फ कॉस्ट से डेप्रिसिएशन नहीं पता चलती। स्क्रैप वैल्यू तो होती है जो हम एंड पे सेल करेंगे, तो डेप्रिसिएशन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे ही हम जो फिक्स्ड एसेट है उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे, उसका जितना ज्यादा वियर एंड टियर होगा उतनी ही डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। तो मेजर कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट है टोटल डेप्रिसिएशन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट। अगर डेप्रिसिएशन में ही हम इंस्टॉलेशन प्लस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन थोड़ी ना पता चल जाएगी, तो ये गलत आंसर है। बी ऑप्शन है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। हाँ जी, देखिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक बेसिक मेथड होता है कि जितनी भी एसेट की कॉस्ट है, ठीक है, जितनी भी एसेट की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है, उसका स्क्रैप में अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमें मिला 1 लाख, ठीक है, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड लाइफ से। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी 10 ईयर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 लाख डिवाइड बाई 10, तो हमारे 10 साल की मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ है, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 90,000, ठीक है। सो बी विल बी द राइट आंसर, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इससे हमें डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ करेंगे तो पर एनम डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, सिर्फ लाइफ से नहीं कुछ होता, अमाउंट भी पता होनी चाहिए, तो सी गलत ऑप्शन है। एनुअल मेंटेनेंस का कुछ नहीं होता इसके साथ रिलेशन, ओके। सो 7th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। Which one of the following is not a factor affecting the annual depreciation?
इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट नहीं करेगा? फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ एसिड। देखिए एसिड की कॉस्ट पे तो डेप्रिसिएशन डिपेंड करेगी ना। देखिए अगर डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ठीक है, और हमारी एसिड की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन 10,000 हो जाएगी। अगर हमारी एसिड की वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। अगर एसिड की वैल्यू है 1 लाख एंड उस पर डेप्रिसिएशन है 10%, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, एंड अगर एसिड की वैल्यू है 5 लाख एंड डेप्रिसिएशन है उसका 10%, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 50,000। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एसिड तो इफेक्ट कर रही है ना हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन को, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि उनने क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन। ओके, सेकंड है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसिड। देखिए स्क्रैप वैल्यू तो वो होती है जो एसिड को एंड पे सेल करने से हमें मिलती है, तो इससे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन है। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड। देखिए यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इतना ज्यादा इम्पैक्ट इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक इसकी हेल्प से। एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी एसिड है उसकी वैल्यू है 10 लाख एंड उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। एंड अगर हमारी एसिड है 10 लाख की वही एंड इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 ईयर्स, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 लाख। इट सिंपली मीन्स कि ये डेप्रिसिएशन को इफेक्ट कर रहा है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है, तो एनुअल मेंटेनेंस ऑफ द एसिड, एसिड को मेंटेन करने से उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू पे थोड़ी ना असर पड़ता है। डेप्रिसिएशन तो एक ऐसा अमाउंट है, हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन के नाम पे हर साल कुछ अमाउंट निकाल के रख देते हैं, ताकि जब एक्सपेक्टेड लाइफ कवर हो जाएगी 10 साल के बाद, जब हमें मशीन को रिप्लेस करना है तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो सके। तो एनुअल मेंटेनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता डेप्रिसिएशन पे, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच एसिड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, कौन से एसिड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? देखिए जो डेप्रिसिएशन है ना वो फिक्स्ड एसिड पे होता है। स्टॉक तो एक करंट एसिड है, तो करंट एसिड पे तो वैसे ही डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। सेकंड इज डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, तो फिर उन पे डेप्रिसिएशन थोड़ी ना चार्ज करेंगे, ये भी करंट एसिड का पार्ट है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मशीनरी। बिल्कुल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि मशीन की वैल्यू डाउन हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। फोर्थ ऑप्शन है लैंड। अब देखिए लैंड बेशक एक फिक्स्ड एसिड है, आई एग्री विद दिस कि जो लैंड है वो फिक्स्ड एसिड है, लेकिन लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट नहीं होती। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, इन्फ्लेशन होती है, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं ना, तो लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मशीनरी। Last but not the least question of this video is, out of the following assets on which depreciation will not be charged, कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाएगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मशीनरी। अभी मैंने बताया मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है, फोटोकॉपियर भी तो एक मशीन है ना, इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। लेकिन जो स्टॉक है, स्टॉक इज अ करंट एसेट, तो स्टॉक क्या है? एक करंट एसेट है एंड करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो मशीनरी है या फिर कोई फिक्स्ड एसेट है उसका लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टॉक तो करंट एसेट है, 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो स्टॉक है इस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 4 जुलाई को जो एग्जाम है कॉमर्स लेक्चरर का एंड जो मार्कफेड का असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट एंड जो रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर है, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये वीडियोस के साथ जुड़े रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है आपके लिए।
अगर आपका कोई भी सजेशन है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।